जैसे हम कहते हैं कि उंगली डालना मत, आग है जल जाओगे। बहुत लोगों को जब तक जलता नहीं है तब तक अकल नहीं आती। तो इस पॉइंट को हम कैसे आज की तारीख में एग्जीक्यूटेबल बनाएं? तो जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हर एक चीज या ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद से करके देखी जाएं। अगर आप एक्सपर्ट को नहीं सुन रहे हो, मतलब एक्सपर्ट ने एडवाइस दिया बट फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, या उसके हिसाब से आपका डिसीजन चेंज नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें एंड में आपको नुकसान करने वाली है। नमस्ते, राम द परफेक्ट मैनेजर इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि राम ने भरत को अलग अलग दोषों के बारे में क्या बताया, किस तरह से खुद के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये दोष दिखे तो उनको कैसे कम करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर त्रिपाठी जी और डॉक्टर जोशी जी। नमस्ते सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो वैसे पता तो थी लेकिन राम की पर्सपेक्टिव से पता नहीं थी कि भरत को उन्होंने अच्छा शासन चलाने के लिए इन चीज़ों का उपदेश किया। तो सर, दोषों की इस सीरीज़ में अगला कौन सा दोष है, क्या आप बता पाएंगे? नेक्स्ट जो दोष जो इस सीरीज में आता है वो है इंडोलेंस, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे आलस्य। अब इंडोलेंस या आलस्य जो हम सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो। जो एक बिजनेस लीडर है, अगर हम जो कॉमन पार्लेंस में अगर हम देखें, अगर वो आलसी है तो बिजनेस लीडर ही पहले बन नहीं सकता है। करेक्ट, सीधी बात है। दूसरी जो इंडोलेंस या आलस्य का जो हम बिजनेस पर्सपेक्टिव में अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसमें दो चीजें हैं। पहला चीज ये है कि लैक ऑफ फोकस। आप बिजनेस का जो विजन मिशन डिजाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां से अगर आपका फोकस हट जाता है तो भी आपका एक तरह से आलस्य ही है। दूसरा ये है कि आप कॉम्प्लेसेंट बन जाते हो। मतलब हाँ, आपने एक सर्टेन लेवल तक अचीव कर लिया, उसके बाद के भी स्टेजेस है ना। एक बेसिक कहावत है कि इफ यू डोंट ग्रो यू डिके। करेक्ट। और किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट में या बिजनेस में वो कहावत 100% सच है कि अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो आपका डाउनफॉल 100% आना तय है। करेक्ट। तो एक बिजनेस मैनेजर को सेल्फ कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, नहीं तो वो आलसी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बहुत बढ़िया केसेस सामने हैं। अगर हम इंटरनेशनल केसेस देखें तो याहू का देखेंगे। याहू करके एक कंपनी अभी भी है, पर एक ज़माने में हुआ करती थी। हर जगह याहू और याहू ही था, और याहू चैट्स ये बहुत ही ज़बरदस्त जोर पर था। शायद जो 80s और 90s के बीच में पैदा हुए हैं उनको याहू चैट्स क्या होता है ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलग विषय है। लेकिन जिन्हें ये पता चल चुका होगा उनके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी होगी। हाँ, याहू उस जमाने में मार्केट लीडर था ना। आज जो हम इंटरनेट या इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज इसकी जो बात कर रहे हैं, याहू उस जमाने में बिजनेस लीडर था। अब जो सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी या कॉम्प्लेसेंसी की मैं बात कर रहा था कि एक आपने अचीव कर लिया, उसके बाद के ग्रोथ में आप आलसी बन गए, आपको डिसीजन आपने नहीं लिए सही टाइम पे। अगर आप इसके याहू के केस में देखें तो लिस्ट है। अब आज के जमाने अगर मैं इंटरनेट को हूं तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में कौन सा आएगा? गूगल। करेक्ट है। गूगल जब नेसेंट स्टेज पे, शुरुआती स्टेज में था, तब गूगल के फाउंडर्स याहू के पास चले गए थे, आप हमें एक्वायर करो। क्या बात है। हाँ, याहू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। उस समय वो बोल रहे थे कि हमें $1 बिलियन ले लो, कंपनी आपकी। आज गूगल की वैल्यूएशन लगभग 1 ट्रिलियन है। एब्सोल्युटली। चलो, पहला बस मिस हो गई। अब सोशल मीडिया में अगर आप जाओगे तो सबसे पहला नाम कौन सा याद आता है? अभी की तारीख में फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। फेसबुक की भी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, याहू के पास। हाँ, क्या बात है। फेसबुक को भी एक्वायर करने की उन्होंने अपॉर्चुनिटी गवा दी। अक्सर हम आलस्य का अर्थ केवल
काम न करना समझते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की दुनिया में आलस्य का एक और भयानक रूप है, मानसिक जड़ता या इंडोलेंस। इसका अर्थ है सही समय पर अवसर को न पहचानना और अपनी वर्तमान स्थिति में इतना संतुष्ट हो जाना कि आप भविष्य की संभावनाओं को देखना ही छोड़ दें। प्राचीन नीतियां कहती हैं कि एक राजा जो सक्रिय नहीं है और आने वाले अवसरों के प्रति सुस्त है, वो अपने विनाश को निमंत्रण देता है। इंटरनेट की दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है याहू। एक दौर था जब याहू इंटरनेट का निर्विवाद राजा था, लेकिन इसके मैनेजमेंट की इंडोलेंस ने इसे इतिहास के पन्नों तक सीमित कर दिया। साल 2002 में गूगल ने खुद को याहू को केवल $1 बिलियन में बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन याहू के मैनेजमेंट ने इस पर कोई तत्परता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि उनका अपना सर्च इंजन काफी है। आज गूगल की कीमत कहां है, ये पूरी दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, फेसबुक के साथ भी अधिग्रहण का मौका आया था, लेकिन वो डील भी याहू की सुस्ती और रणनीतिक स्पष्टता की कमी के कारण कभी पूरी नहीं हो पाई। याहू की विफलता मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहली सबक, रणनीतिक गति, स्ट्रेटेजिक एजिलिटी। जब अवसर आपके द्वार पर हो, तब सुस्ती दिखाना आत्मघाती है। याहू ने अपनी पहचान, आइडेंटिटी को लेकर कभी स्पष्ट फैसला नहीं लिया। वो एक टेक कंपनी थी, एक मीडिया कंपनी थी या एक सर्च इंजन। दूसरी सबक, इनोवेशन में आलस्य। केवल संसाधनों को खरीदना काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से पैकेज करना और आगे बढ़ाना जरूरी है। याहू के मैनेजमेंट ने अधिग्रहण तो किए, लेकिन उन्हें आगे ले जाने के विजन में आलस दिखाया। तीसरी सबक, भविष्य का आकलन। एक सक्रिय मैनेजमेंट वो है जो आज की सफलता में न सो जाए, बल्कि आने वाले कल के गूगल और फेसबुक को पहचान सके। अंततः याहू को एक बहुत ही मामूली कीमत पर बेचना पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। मैनेजमेंट में इंडोलेंस या आलस्य वो जंग है जो किसी भी चमकते हुए ब्रांड को खत्म कर सकती है। याद रखिए, अवसर केवल एक बार दस्तक देता है और वो सुस्त लोगों का इंतजार कभी नहीं करता। सर, ये फिर जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस करा था, लैक ऑफ, मेरे ख्याल से एक तो था कि एक्सपर्ट की एडवाइस को ना मानना और उसके डिलेड डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग को डिले करना। फिर उसमें और आलस्य में क्या फर्क है? देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन में आदमी सोचते रह जाता है। ओके, मैं ये ऐसा करूंगा, मैं ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूटिंग दैट डिसीजन, वो शायद वो कर नहीं पाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन या जो दीर्घसूत्रीपना जो है, उसमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस उसका इतना लंबा चला जाता है कि डिसीजन का रिलेवेंस निकल जाता है। करेक्ट। और इंडोलेंस में इशू ये है कि वो डिसीजन ही ये है, मतलब वो एटीट्यूड ऐसा है, आई कैन बट आई वोंट। ओके ओके ओके, कर सकता हूँ बट करना नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, रीजंस कुड बी एनी। करेक्ट। मेरे ख्याल से जो अभी बच्चे फाइनल ईयर एग्जाम में हो किसी भी, तो वो शायद इससे रिलेट कर पाएंगे कि करना तो है लेकिन कर नहीं। सर, सिंपल चीज है ना, कॉलेज में तो आप हम सब गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज 8 बजे पहुंच सकते थे, बट पहुंचे कितने बार? बिल्कुल सही है। ये लेक्चर बंक करने वाले ना सुने तो ठीक है। तो ये एक याहू का एक बढ़िया केस है। अगर आप और एक देखें तो उसमें याहू में और भी चीजें है। जैसे चलो ठीक है, उनके पास एक अच्छा खासा उनका कंज्यूमर बेस था, अच्छे खासे सर्विसेज थे, बट उनको इंटीग्रेट करना। आप गूगल या फेसबुक के जो हमने एग्जांपल देखे, उनका सक्सेस आज किस वजह से है? उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेशन देखिए। मेरा सबसे पहला गूगल के साथ पाला पड़ा एज अ सर्च इंजन, उसके बाद मेरा पाला पड़ा जीमेल के साथ। आज जीमेल आपके लगभग किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का बेस है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। करेक्ट है, बिल्कुल सही। आप फेसबुक को देखें, सोशल मीडिया अगर हम देखें तो फेसबुक के पास उनके जो सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन देखे तो फेसबुक तो है ही उनके पास, व्हाट्सएप भी उनके पास है, इंस्टाग्राम भी उनके पास है। तो अगर आप टोटल कंज्यूमर बेस देखें तो सोशल मीडिया का कितना % शेयर आज फेसबुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। तो ये एक प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हुआ ना। करेक्ट। याहू वहां भी उन्होंने ये कर दिया। करेक्ट।
उनके जो, जैसे आप याहू मैसेंजर की आपने बात की, याहू का तो ईमेल पहले से था, उनका सर्च इंजन भी था, तो ऐसे नहीं है कि गूगल के पहले तो सर्च इंजन याहू का अच्छा खासा चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तीनों चीजें याहू के पास थी ही, बट उसको सही से इंटीग्रेट करके, पैकेज करके उसको आगे बढ़ाना, ये याहू कर नहीं पाया। ओके। और सर आलस्य की आपने जो दूसरी बात कही थी कि वो था मेरे ख्याल से सैचुरेशन पॉइंट कहे, हम क्या कहे उसे? सैचुरेशन यही से आता है कि मैं कॉम्प्लेसेंट बन गया, चल रहा है चलने दो, अगर कोई चीज अच्छी खासी चल रही है देन व्हाई आई शुड डिस्टर्ब इट। ये भी एक आलस्य से ही आया हुआ एटीट्यूड है, क्योंकि मुझे कुछ नया करना नहीं है, चल रहा है। इसके लिए पॉजिटिव वे में आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा। कुछ एक ऑलमोस्ट 10-12 साल पहला अगर आपको याद है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था। पेट्रोल के प्राइसेस ऑल एट अ सडन शूट हो गए थे। रादर ये हालत थी कि कुछ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने पेट्रोल व्हीकल्स बनाना बंद किया था। They were only focusing on diesel. Now, अब सिचुएशन शायद उल्टा है, बट एक 10-12 साल पुरानी में बात बता रहा हूँ। समवेयर अराउंड 2010 to 14 के बीच में ये हुआ है, एग्जैक्ट व्यूअर गूगल करके देख ले। उस समय होंडा के सामने ये प्रॉब्लम था, क्योंकि होंडा इंडिया में सिर्फ पेट्रोल कार बेच रही थी, और कस्टमर के पास पेट्रोल कार का जो उसका जो कंज्यूमर बेस है उसमें डिक्लिनेशन उनको दिखाई दे रहा था कि अफोर्डेबल नहीं हो पा रही है पेट्रोल की कार। इसके लिए कस्टमर अपने डीजल वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हैं, और होंडा के पास तो डीजल वेरिएंट है ही नहीं। तो उन्होंने ये नहीं ना सोचा कि ये कुछ पेरियोडिकल चीज है, निकल जाएगी, मैं कुछ दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा। उन्होंने होंडा अमेज लाई। उस टाइम उनकी होंडा सिटी ठीक ठाक चल रही थी। व्हाट दे केयरफुली डिसाइडेड कि अगर गलती से मेरी डीजल इंजन वाली कार फेल होती है तो मुझे मेरे होंडा सिटी का जो ब्रांड इमेज है उसको डैमेज नहीं करना है। Correct. तो मैं होंडा सिटी का डीजल वेरिएंट नहीं लाऊंगा। इंस्टेड ऑफ दैट we can put another product which is an experiment for us with a different name, ताकि मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट का गुडविल बना रहे, और मेरा नया प्रोडक्ट सक्सेस हो गया देन मेरे पास तो 2 अच्छे ब्रांड बन जाएंगे। अगर किसी बिजनेसमैन को ये डर लग रहा है कि मेरा एक अच्छा खासा जो चीज चल रही है उसको मैं डिस्टर्ब ना करूं, तो इस तरीके से भी उसको तो मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि कहीं से और कोई प्रेशर आ गया तब मैं मेरा एक कॉल ले लूंगा एंड देन आई विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग अदर थिंग्स। सी द मोमेंट यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डिकेइंग, एज सिंपल एज दैट। अक्सर मैनेजमेंट में आलस्य को न करने से जोड़ा जाता है, लेकिन एक सक्रिय मैनेजमेंट वो है जो केवल काम ही नहीं करता बल्कि ये भी जानता है कि किस काम को कब और कैसे करना है। जहां याहू ने अवसर खो दिए, वहीं होंडा ने दिखाया कि धैर्य आलस्य नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार एक बुद्धिमान नेतृत्व अपने प्रमुख आधार या फ्लैगशिप को तब तक जोखिम में नहीं डालता जब तक बाजार पूरी तरह अनुकूल न हो। सालों तक भारतीय बाजार में डीजल कारों की भारी मांग थी, लेकिन होंडा ने अपनी सबसे लोकप्रिय कार होंडा सिटी का डीजल वेरिएंट लॉन्च करने में बहुत लंबा समय लिया। बाहर से देखने पर यह आलस्य या सुस्ती लग सकती थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट छिपा था। मैनेजमेंट अपनी ब्रांड वैल्यू को लेकर पूरी तरह सजग था। उन्होंने अपनी फ्लैगशिप सेडान होंडा सिटी के साथ प्रयोग करने के बजाय डीजल इंजन को पहले एक नए मॉडल होंडा अमेज में लॉन्च किया। रणनीति साफ थी, अगर डीजल इंजन सफल नहीं होता तो भी होंडा सिटी की मजबूत पेट्रोल इमेज पर कोई आंच नहीं आती। उन्होंने बाजार को टेस्ट किया और जब इंजन सफल साबित हुआ तभी उसे आगे बढ़ाया। होंडा का यह उदाहरण मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। पहली सबक है रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हर नए ट्रेंड के पीछे भागना एक्टिव होना नहीं है। सही समय का इंतजार करना और जोखिम का आकलन करना एक सजग मैनेजमेंट की निशानी है। दूसरी सबक ब्रांड प्रोटेक्शन। अपने सबसे मजबूत ब्रांड को सुरक्षित रखना और प्रयोग के लिए अलग रास्ता चुनना इंडोलेंस नहीं बल्कि इंटेलिजेंस है। 3. रिस्क मैनेजमेंट। होंडा ने सीधे युद्ध में उतरने के बजाय पहले अपनी शक्ति को परखा। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल पहले आने में नहीं बल्कि सही तरीके से आने में है। जहां याहू ने निर्णय लेने में देरी की और नुकसान सहा,
वहीं होंडा ने निर्णय को होल्ड पर रखा और अपनी साख बचाई। यह साबित करता है कि मैनेजमेंट में सक्रियता का अर्थ केवल दौड़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में सही कदम बढ़ाना है। याद रखिए, सजगता वही है जहां साहस और विवेक का सही संतुलन हो। सर, इस पॉइंट को मैं आपके तरफ से सुनना चाहता हूँ कि राम ने जब भरत को ये चीज़ कही होगी तो उनको तो पता है कि मैं और 14 साल वनवास में रहूँगा, मैं तो अयोध्या के राज पे जाने वाला नहीं हूँ, भरत शासन करेगा। तो भरत आलसी ना बने और उसके वजह से जो भी रिपरकशंस आने वाले या जो कुछ भी होगा वो ना हो, इसलिए उन्होंने भरत को बताया, या उनके पीछे और भी कोई मकसद रामचंद्र जी का रहा होगा? महाराज दशरथ जो थे, उनके पिताजी, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब अयोध्या एक तरीके से पूरी आर्यावर्त, जो आज का नॉन यूरेशियन प्लेट आप मानते हैं, आप मान सकते हैं, उसको आर्यावर्त कहते थे। उसमें भारत एक भूखंड, हम लोग बोलते नहीं आर्यावर्ते भरतखंडे जब पूजा पाठ में होता है। सो उस पूरे भूभाग के सम्राट थे। एक होता है सम्राट और उसके आगे आते हैं महाराजा, फिर होते हैं राजा, फिर होते हैं सामंत और फिर ग्राम प्रधान। ये पूरी की पूरी एक क्रोनोलॉजी रहती है जो छोटे मैनेजमेंट लेवल से वृहद मैनेजमेंट लेवल तक जाती है। उसमें टॉप पोजीशन पे महाराजा दशरथ थे, चक्रवर्ती सम्राट। और उस समय दूसरा जो सबसे बड़ा थ्रेट था उनके लिए रावण था। रावण ऐसा नहीं कि राम जानते नहीं है, रावण प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि जब वो मारीच को ताड़का को मारते हैं, फिर मारीच को विश्वामित्र जी के यज्ञ में रोक के हैं मारते हैं, तो मारीच और उसके साथ सुबाहु, तो सुबाहु तो मर जाता है लेकिन मारीच भाग जाता है। मारीच कौन है? मारीच रावण का मामा है। ये वही मारीच है जो बाद में मृग बन के आता है अपना पंचवटी में, नासिक के पास, ये वही मारीच है। तो रावण का मामा है वो। तो रामचंद्र जी राजकुल में जन्मे हैं, राजशाही से उनके पढ़े बड़े हैं, सारे राजनीति शास्त्र की शिक्षा उनके पास। तो ये मानना असंभव है कि भरत हुए, राम हुए, इन लोग को पता नहीं होगा लंकापति रावण के बारे में। वो काफी बड़ा थ्रेट था संसार के लिए और इनडायरेक्टली फिर इस भूखंड के लिए भी। अगर एक चक्रवर्ती सम्राट का जो उत्तराधिकारी है वो आलस दिखा रहा है, सो विद इन नो टाइम फ्रेम रावण विल टेक इट एवरीथिंग। चांस ही नहीं है किसी के पास बचने का। बिल्कुल। ये सोच के, ऐसा मेरा मानना है, ये एक बहुत बड़ा स्केल पे मैंने एग्जांपल दे दिया। ये सोच के उन्होंने भरत को बोला है कि आप कुछ भी करिए, आप एक्टिव तो, आपकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए। आज देखिए इसका अदर वे राउंड देखिए, आपकी प्रेजेंस फील क्यों होते रहने चाहिए। आज अगर मैं इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, थोड़े दिन चला, वॉर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें अननेसेसरी अमेरिका आया बीच में। ईरान इजराइल के युद्ध में भी अमेरिका आया। आपके पास रशिया यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका बीच में लगातार प्रेजेंस है। व्हाई अमेरिका इज डूइंग सो? बिकॉज अगर हमें एक बात तो माननी पड़ेगी, अमेरिका सुपर पावर है। ये चाहे इकोनॉमिक पावर हो, चाहे फिर सैन्य शक्ति के हिसाब से हो। अगर इसमें अमेरिका साइलेंट मोड में रहता है या एक परोक्ष भाव से सारे लोगों को देखता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। लोग देखना, क्या पता थोड़ा भूलना शुरू हो जाए कि है कोई पावर हाउस अभी। इसके लिए भी पावर को जरूरी है अपनी प्रेजेंस फील कराना, और आलस प्रेजेंस फील कराने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस अकेले नहीं आता है, 2-3 लोगों के साथ रहता है वो। तो भरत अगर आलस हैं, आलसी बन रहे हैं, इवन फॉर अ डे, ये ध्यान रखिए, एक दिन के लिए भी अगर आलसपना वो दिखा रहे हैं, तो तैयार रहिए कि कोई भी दूसरा देश आकर के कुछ न कुछ बोल के ही चला जाएगा। बिल्कुल। अब इस बोलने का एक सिंपल सा, बहुत ही लॉजिकल, आज की लोकोक्तियों में एग्जांपल लेते हैं कि बड़े आदमी ने, आपके बड़े ने चौराहे पे आपको 2 थप्पड़ मार दिया, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। अगर छोटे आदमी ने बंद कमरे में भी हाथ उठा दिया या वॉइस रेस कर दी, समझिए आपकी इज्जत खत्म। तो आप कभी भी अपने से छोटे को ये परमिशन दे ही नहीं सकते हैं आप कि वो कुछ वॉइस रेस करे। ये राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा नियम है।
रिटन है, ये राइटिंग में ये चीजें हैं, किताबों में लिखा हुआ है, चाहे वो हम दूसरे वेस्टर्न या दूसरी कंट्रीज के लिए या अपने इंडिया में। ये राजनीति शास्त्र का, न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का, नॉट शास्त्र, न्याय दर्शन का एक रूल है कि आप अगर पावरफुल हैं तो आपको पावरफुल दिखाना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ सामाजिक संवेदना आती है, आप उस पावर को जो है बिल्कुल समाज के उत्थान के लिए करिए, बट पावर आपको दिखानी पड़ेगी। तो आलसी राजा आलसी हो गया, ये बात जंगल में आग की तरफ फैलती है। राजा बड़ा अच्छा है, बहुत मेहनती है, प्रजा का ध्यान रखता है, ये बात धीरे 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 पहुंचती है। करेक्ट। लेकिन राजा आलसी हो गया, ये बात जंगल में आग की तरफ फैलती है। ये एक दूसरा रीजन हो सकता है कि राम भरत को ये बताना जरूरी समझ रहे हैं, एक कि दूसरी पावर ना क्रिएट होने पाए, दूसरा आप पावरफुल हो तो रिप्रेजेंटेशन अपनी हर जगह बना के रखो ताकि लोग आपकी बात सुने। आप कहीं युद्ध हो रहा, युद्ध विराम करवा दीजिए, सीज फायर करवा दीजिए, या युद्ध रोक ही दीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए, वट एवर बी द रीजन, आपके लिए ये जरूरी है, बिकॉज आप एक एक्सट्रीम पावर या टॉप मोस्ट पावर पोजीशन पे बैठने जा रहे हैं। ये एक रीजन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का अगर मैं डायरेक्ट आंसर देना चाहूं तो ये मुझे समझ में आता है। दूसरी बात, इंडोलेंस, मैंने बताया कि 2-3 लोग के साथ में चलता है, ये एक परिवार में रहता है, ये समूह में चलने वाला प्राणी है, ये अकेले नहीं चलता है। तो अगर एक स्लैंग में मैं यूज करूं तो जैसे साहस शेर है तो इंडोलेंस सुअर है। वो झुंड में रहता है, 4-5 को साथ में चलेगा और गंदगी के साथ चलेगा। आलस के साथ सबसे पहले आपके अंदर बुराइयां आनी शुरू होंगी, जिसमें मदिरापान हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, मूर्खों की संगति हो सकती है, ठीक है, जो वैसे ही बनेंगे। तो ये सब साथ में चीजें चलेंगी और ये सब चीजें फिर इंसान के जो अंदर सत्य या रज बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगी। सो फिर तो अगर पहली बात मदिरापान की करी जाए तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में इस देश में फिर तो, मैं आपका क्वेश्चन अगर समझ रहा हूं तो ये अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज मेरा 15-16 साल का बच्चा अपने 46 साल के पिता के साथ और अपने 76 साल के दादा के साथ बैठ के एक टेबल पे ड्रिंक करता है। सर वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया, मेरी तो सोच वहाँ तक ही सीमित रह गई कि ऑफिस के बाद की जो पार्टीज होती है, जिसे हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद किसी के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, तब जाके आप करियर में आगे बढ़ोगे। ये मेरे हिसाब से ये एक विकृति है, क्योंकि मेरा काम नहीं बोलेगा मैं किनके साथ कितना देर तक रहता हूँ, क्या रैपो बनाता हूँ, उसके ऊपर मेरा मतलब मेरी करियर की या मेरे अलग अलग बिजनेस डील्स उसमें से क्रैक हो सकते हैं, इसलिए मैं किसी के साथ बाहर में जाऊंगा, किसी को कहीं लेके तो ये विकृतियां हैं और ये आलस्य का ही लक्षण है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? आलस्य का साथी है वो विकृति। विकृति की जगह कुत्सित मानसिकता मैं बोलूंगा, जो बीमार मानसिकता जन्म लेती है वो भी आलस है। सो जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया, ऑफिस पार्टीज। पार्टी में अगर कुछ खाना पीना भी है तो आप नॉर्मल सात्विक भोजन भी कर सकते हैं, वो भी उतना ही टेस्टी होता है। आप नमक मिर्च मसाला डाल के खा लीजिए, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 4 बार। क्या आवश्यकता है कि हर बार आप नॉनवेज के साथ कोई ड्रिंक लेके बैठे तभी आपका स्टेटस बने? ड्रिंक के साथ आपकी उंगली में एक सिगरेट हो तभी आपका स्टेटस बने? ये सिर्फ और सिर्फ बीमार प्रकृति का ही परिचायक है। मुझे पता है कि आपको लग रहा हुआ कि ये मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया देखना, लेकिन यहाँ तो हमें संस्कार के डोज घुट्टी पिलाई जा रही है, चलो इसको बंद कर देते हैं। तो मैं खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि जो ऑडियंस इस विषय को सीरियसली नहीं लेना चाहता वो इस पॉडकास्ट को देखना बंद करे तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से आलस्य अगर हमारे अंदर है तो हम खुद की और हम जिस टीम में काम करें उसकी प्रगति तो नहीं कर सकते। और सर दूसरी चीज़, अगर हम शराब या जुआ या सिगरेट या किसी भी तरह की व्यसन की बात करें तो फिर भी मैं एक ये समझ सकता हूँ कि वो एक अगर आपकी पर्सनल चीज़ है तो आप उसे बिजनेस में मत लेके आइए। अगर आपको ये सब एंजॉय करना है या आपके लिए एंजॉयमेंट है तो उसे आप अलग रखिए। जब आपको बिजनेस डील करनी हो, जब आपको काम की बात करनी हो तो इसको साथ में मत लेके आइए। दैट इज हाउ आई। मनुष्य का जो अंतःकरण होता है ना, आत्मा, वो प्योर होती है, उसको पता है सही है क्या गलत है। हमारे व्यूअर इस बात से एग्री करेंगे, आई डोंट हैव एनी सेकंड थॉट, कि हम सबको पता है शराब पीना बुरी बात है। क्या एक 40-50 साल की उम्र का अपर मिडिल लेवल का सक्सेसफुल बिजनेस लीडर अपने 15 साल के बेटे को बुला के बोलेगा आओ बैठ के ड्रिंक करें?
अगर बाप अपने बेटे को नहीं बोल सकता है ये बात, रादर बेटा अगर मिलेगा तो बाप उसको 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, बुरा बोलेगा, गलत चीज है, तो अगर बेटे को नहीं करवाना चाह रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, ये प्रश्न है जो अपने आप में आंसर है। बिल्कुल। खैर, अब इस बात को और स्ट्रेच नहीं करते हैं, छोटे मैसेज, क्लियर मैसेज है, बिल्कुल। गागर में सागर बनने जैसा है। इसका जो तीसरा आलस का जो तीसरा साथी होता है, तीसरा साथी विवेकशीलता को खत्म करता है। विवेकशीलता खत्म होने का एक रीजन ये है कि जब आप आलसी बनते हैं सो बहुआयामी थॉट प्रोसेस आप लेना बंद कर चुके होते हैं, जो कि अपने प्रीवियस 5-6 जो हमारे व्यू पॉइंट्स दोष थे उनमें धीरे धीरे करके ये चीजें आई हैं। हमारी जो रिसेप्टिबिलिटी है अपने एक्सपर्ट से या मार्केट से या अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और जब रिसेप्टिबिलिटी कम होती है सो अहंकार एक दीवार खड़ी करता है, वो ससेप्टेबल नहीं होने देता हमें, वो हमारे विवेक को फिर खत्म करना शुरू करता है, और विवेक को खत्म होने के नाते फिर डिसीजन वैसे भी नहीं हो पाता है। लीडर विदाउट डिसीजन इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कहा गया ना, जब अहंकार छा जाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मेरे ख्याल से जैसे हमने मतलब इन दोषों में शायद एरोगेंस भी शायद आएगा। तो सर ये आलस्य जो है, जैसे सर ने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल सर ने दिया जो याहू का था, और इसी तरह का और कोई एग्जाम्पल आपके पास है तो आप दे सकते हो, या फिर हम आगे की आलस्य का एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कि आलस्य का पॉजिटिव एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आलस्य की तरफ ही बढ़ना है। सुनने के बाद ही दर्शक डिसाइड करे कि पॉजिटिव, क्योंकि आलस्य अगर रियलाइज हो जाए तो समझ लाइए आपका एक पुनर्जन्म हो गया है। इसके लिए हमारे इंडिया में फिलहाल किसी के फेवरेट नहीं है विजय माल्या। 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्च 2014 से भागे हुए हैं, शायद कुछ सालों में आ जाए ऐसी उम्मीद है। विजय माल्या एक बिजनेस फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी विट्ठल माल्या एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, यूबी ग्रुप चलाते थे, घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो एक बिजनेस फैमिली का एक अच्छा पढ़ा लिखा स्मार्ट लड़का बुरी आदतों में चला गया था। उसका पूरा का पूरा दिन सोने में, रात इन्हीं सब नॉट सो रिक्वायर्ड एक्टिविटी में बीतता रहता था। तो विट्ठल माल्या जी के जो सलाहकार थे उन्होंने बोला कि बेटे को बिजनेस में लगा दो। 20-21 एज तो मुझे नहीं पता है, 20-21 साल के आसपास की एज रही होगी। उन्होंने बोला अब इसको बिजनेस में लगा दो, एक बार पैसे कमाने लगेगा, डिसीजन लेने लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ट्रैक पे आ जाएगा, जो नॉर्मल बाप बाप सोचते हैं। तो विट्ठल माल्या साहब ने ये काम किया, लेकिन आदत ऐसी चीज है, आलस और आलस जनित ये जो 3-4 उसके फैमिली मेंबर हैं, इन्होंने जो चीजें घर पे होती थी अब वो बिजनेस में होने लगी। तो विट्ठल माल्या जी कुछ समय बाद फिर नहीं रहे, सबका अपना जीवन साइकिल होती है, फिर वो चले गए। फिर विजय माल्या के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। ऑब्वियसली ये कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ सालों तक, कुछ एक कपल ऑफ ईयर्स चीजें खराब होती गई। अब मार्केट लोगों ने, और मार्केट में ये न्यूज आ गई कि दिस माल्या कैन नॉट डू एनीथिंग, इज अ होपलेस फेलो, ठीक है, ही इज गुड फॉर नथिंग, पिता का बिजनेस बर्बाद करके रहेगा, सो बेसिकली ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ये चीज कहीं ना कहीं विजय माल्या को लगी। मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं विजय माल्या का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो हैं रिटन में है, केस स्टडी, इट इज अ केस स्टडी। सो विजय माल्या को ये बात शायद लगी और उन्होंने बोला नो, माल्या कैन डू इट वेल, एंड विद दिस स्टेटमेंट ही स्टार्टेड मैकडॉवेल। So Malia can do it well is the actual detailing of the abbreviated word McDowell, and McDowell soda has done a very good thing. Personal level पे विजय माल्या ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो क्या आप उस एब्रिविएशन को वापस एक बार? Yes, people have started telling him this Malia cannot do anything. So Vijay Maल्या said no, Malia can do it well, McDowell. और McDowell सोडा ने काफी अच्छा मार्केट किया था, कहीं ना कहीं यूबी ग्रुप से फिर आगे चल के, और उसी की परिणति होती है किंगफिशर में, जो काफी अच्छी एयरलाइंस थी। अब आगे फिर आलस्य एक ऐसी चीज है जो रिपीट भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार आगे निकले तो आवश्यक नहीं है कि अब वो परपेचुअल है। आपको वो डिसीजन मेकिंग, हमारे जो पहले के हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, डिसीजन मेकिंग, एक्टिव रहना, सलाहकारों की इनपुट लेते रहना, ये लगातार जरूरी है। हाँ, एक ये छोटा इंसिडेंस था जो यहाँ पे हम लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। 14 में से 7 हमने कवर कर दिए हैं, अभी हम 8वीं की तरफ बढ़ रहे हैं। सर 8वां दोष कौन सा है? आप आपके पंचेंद्रियों के ऊपर
कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन इज गॉन फॉर अ टॉस। रामचंद्र जी सांख्य योग के एक्सपर्ट हैं, बशर्ते राम को भगवान नहीं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम समझिए, इंसान समझिए।